हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? एक बार मुझे फटाफट से बता दो, मेरी आवाज़ आप लोगों के पास क्लियर आ रही है? मैं आप सब लोगों को एकदम सही दिख रहा हूँ। साबिया, अस्सलाम वालेकुम, टीना, डिम्पल, दीपिका, रिंकू। प्यारे बच्चों, एक बार मुझे बता दो कि मैं दिख रहा हूँ सबको और मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास। ठीक है ना? सुमन, दिनेश, हाँ जी साहब, मीनाक्षी, पूजा, हेतराम, प्रियंका चौधरी, सबको नमस्कार। राजा राम लोढ़ा जी, सलमा जी, डिम्पल चौधरी जी, सौरभ, अंकित कुमार, अंकित मालव, अंकित कुमावत, रिंकू बागरी, टीनू चौधरी। बढ़िया बेटा, बढ़िया चल रही है सब लोगों की तैयारी। साथ साथ में रिवीजन हो रहा कि नहीं हो रहा? खम्मा घनी भाई, हाँ राजस्थान वाला खम्मा घनी। अरे अरे, रिवीजन हो रहे हो को नहीं हो रहे हो? देखो, रोजिना को रोजिना जो काल पढ़ाए हो भी को आज रिवीजन क्लास में आओ भी पहले कर ही आया करो। है ना? जब तुम क्लास में आते हो उससे पहले कल वाली क्लास का रिवीजन करके ही आया करो, तभी नई क्लास का फायदा होगा। मैं आप लोगों को बता दूं। हाँ, अगर समझ में ना आया हो तो आते मैं सबसे पहले आपसे यही पूछता हूँ कि बेटा कल तक जो हमने पढ़ाया था उसमें कुछ पूछना है तो पूछिएगा। हाँ जी, राजा राम लोधा जी। हम्म। अंकिता मीणा भी भूल बोल दो सर। बिल्कुल बेटा, अंकिता मीणा जी आपका नाम भी बोल दिया हमने। ईशिता भाकर, राम सिंह, रजनी राजपूत, सुनील कुमार, बलवीर डागर, सुमन। यस सर, मैं बड़े दिनों के बाद में लाइव आई हूँ लाइब्रेरी में। अच्छा अच्छा, चलो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 128 तक पढ़ चुके थे। अब तक अगर किसी भी मेरे प्यारे बच्चों को उनमें से कुछ पूछना है तो पूछिएगा, वरना आज हम आर्टिकल 129 और आर्टिकल 129 के बाद की बात करेंगे। आर्टिकल 129 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की लगभग एग्जाम में यहां से प्रश्न छपा है भैया। भारत की लगभग एग्जाम के अंतर्गत यहां से प्रश्न छपा है मेरे प्यारे बच्चों। एसआई का कोई दूसरा बेच नहीं आएगा प्यारे बच्चों। नहीं, बिल्कुल भी नहीं चला। अपना एक ही बेच रहता है हमेशा प्यारे डियर, हम एक ही बेच रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम भाई रोज नए नए बेच ले आए, नहीं। बच्चों के लिए एक ही बेच, उसी में अपने आप को पूरा समर्पण करना है। ठीक है ना? एक पूछ रहे हैं कि सर आप अपना नंबर दे दो प्लीज। बेटा मैंने नंबर पहले दे रखे हैं पुरानी क्लासों में। अगर आपने पुरानी क्लास ली है मेरी कंप्लीट तो मैंने 2 से 3 बार नंबर दे रखे हैं आप लोगों को। है ना? पुरानी क्लासों में नंबर 2 से 3 बार दे रखे हैं प्यारे बच्चे मैंने आपको। आप जा सकते हो वहां पे। ठीक है, चलो। तो अब शुरू करें हम लोग। अब शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग। देखिएगा, आर्टिकल 129 क्या बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। क्या बोलता है? कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि सर ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है, तो प्यारे बच्चों अभिलेख न्यायालय को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो रिकॉर्डेड कोर्ट बोलूंगा मैं। रिकॉर्डेड कोर्ट। अब तो समझ गए आप लोग क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय मेरे प्यारे बच्चों सब लिखित होंगे, सब रिकॉर्ड होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आज। हम्म भाई आज मेरे से आप लाइव पढ़ रहे हो। अभी अमित तिवारी है, नेहा है, खुशबू है, राजा राम लोधा साहब है, सुमन है, सचिन है, आप जितने भी प्यारे बच्चे हो सब मेरे से अभी आप लाइव पढ़ रहे हो। लेकिन ये क्लास लाइव होने के बाद में ये क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड भी रहेगी। जो बच्चे इस क्लास को बाद में देखना चाहे वो कभी भी देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिए गए निर्णय होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो निर्णय दे दिया
वो हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया, अभिलेख हो गया, और हाई कोर्ट और जो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो भी उनको आधार बना करके मेरे प्यारे बच्चों कोई निर्णय देते हैं। दैट्स क्लियर। ये इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला एक आता है आर्टिकल 130, छोटा सा, ये छोटा है इतना ना, दो छोटे छोटे आर्टिकल 131 से थोड़ा सा बड़े आ जाएंगे हमारे। आर्टिकल 130 बोलता है कि साहब सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान है वो नई दिल्ली होगा। दिल्ली होगा, नई दिल्ली नहीं, नई दिल्ली तो बनी है। अरे सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थान है वो दिल्ली होगा प्यारे बच्चों। हमने कई बार तुम्हारे दिमाग में आई होगी कि साहब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही क्यों है, तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली होगा, दिल्ली होगा। ठीक है जी साहब। सर यार एक बात बताओ, पूछो, क्या सर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से बाहर सुनवाई नहीं कर सकता क्या? भाई मान के चलो कोई ऐसा क्राइम है या कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा बड़ा अपराधी है जिसके लिए वहीं सुनवाई करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको वहां से सुप्रीम कोर्ट में लाना ठीक नहीं होगा। हालांकि अपराधी को तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया जाता है, क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मान लो कुछ चीजें हो जिसकी वजह से दिल्ली में सुनवाई ना करे, ऐसा कभी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे राजस्थान में आकर के सुनवाई कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जाकर के मान लो देहरादून में जाकर के सुनवाई कर सकता है? ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यदि चाहे तो वो सुनवाई दिल्ली से बाहर भी कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कि चलो आज तो गर्मी पड़ रही, सर्दी पड़ रही है, दिल्ली में ज्यादा है, थोड़ा राजस्थान की तरफ चलते हैं, या दिल्ली में आज बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा सा देहरादून नैनीताल उधर चलते हैं, उत्तराखंड चलते हैं, जम्मू कश्मीर चलते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। तो कैसे सर? है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेकर के सुनवाई दिल्ली से बाहर भी कर सकता है। लिखो आप लोग कि भैया सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेकर, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर, पूर्व अनुमति लेकर लेकर दिल्ली से बाहर, दिल्ली से बाहर भी सुनवाई की जा कर सकता है, दिल्ली से बाहर भी सुनवाई कर सकता है, कर सकता है। बहुत बढ़िया बात है साहब। सर कभी ऐसा हुआ है क्या आज तक? हमारे भारत में कभी ऐसा हुआ है क्या कि दिल्ली से बाहर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है? अमित बताएगा, अमित बोला कि हुआ है सर, बताओ देखिए अमित। तिवारी जी इंसाफ। तदर्थ बेटा अस्थायी, एडहॉक। इंसाफ मैंने बताया ना अस्थायी, जब गणपूर्ति पूरी ना हो ना सुप्रीम कोर्ट के जजों की, तो हाई कोर्ट के जो योग्य जज सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए उनको ले आते हैं अस्थायी तौर पे कुछ दिनों के लिए। हमारा काम हो गया, वापस भेज देंगे भाई, चलो भाई टाटा बाय बाय। मैंने एग्जाम्पल देके बताया ना कि कई बार हमारे घर में काम ज्यादा बढ़ जाता है तो हम मामा वाले लड़का या लड़की को ले आते हैं, बुआ वाले लड़का या लड़की को ले आते हैं कि यार थोड़ा सा हमारे काम में हेल्प कराओ, काम खत्म हम उनको वापस भेज देते हैं। ठीक है, वैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है। ऐसा अब तक 2 बार हुआ है प्यारे बच्चों। एक बार सुनवाई हुई है दोस्त श्रीनगर के अंतर्गत, एक बार श्रीनगर में, और एक बार हैदराबाद में, हैदराबाद के अंतर्गत। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को। अब हम बातें करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की, है ना। ये तो थे आर्टिकल वो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत पावर वगैरह उसके निर्णय से संबंधित जो चीजें थी ना, उनसे संबंधित चीजें थी मेरे प्यारे डियर। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से राइट्स हैं। जैसे आपने कई बार सुना ना आपकी एग्जाम में जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, जैसे आरएस में पूछा गया है, एसआई में क्वेश्चन पूछा, उसमें यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां से आपको भी पूछे जाने की संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट के दीवानी क्षेत्राधिकार कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक हो गया, दीवानी हो गया, अपीलीय हो गया, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया। 4 प्रकार के अधिकार है, ये पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, अब हमारा राम सिंह जी बोल रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट में अपराधी को क्यों नहीं लाया जाता सर, अन्य हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी नहीं लाते हैं बेटा, है ना, वो केवल सेशन कोर्ट के अंतर्गत लाते हैं अपराधी को। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केवल वकील बातें करते हैं, केवल वकीलों से जवाब होता है ना, केवल वकीलों से बातें होती है प्यारे डियर। चलिएगा साहब, अब लिखो आप, हेडिंग लिखो, सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय के आरंभिक, सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक, आरंभिक या प्रारंभिक एक ही बात है ना, आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या क्षेत्राधिकार। लो जी भैया, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। लो जी भैया जी, ये आता है आर्टिकल 131 में। किस में आता है? आर्टिकल 131 में। क्या बोलता है ये? है क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों ये? है हरे क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों ये? दोस्तों, प्रारंभिक क्षेत्र का या आरंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब आता है कि ऐसे मामले जिसमें डायरेक्ट या जिनकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है ना, कि ऐसे मामले, ऐसे मामले, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई, जिनकी सुनवाई, जिनकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है, सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है। लो जी भैया, हमने क्या बोला कि जनाब ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत होती है, या ऐसे मामले जिनकी याचिका सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज की जाती है, सुनवाई होती है, या ऐसे मामले या जिनकी याचिका, या जिनकी याचिका, याचिका सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज की जाती है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज की जाती है, दर्ज की जाती है, दर्ज की जाती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, हमने क्या बोला कि या तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाए, या ऐसे मामले जिनकी सीधी रीट सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत लगाए, ये, या ऐसा क्षेत्र अधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय को, प्रारंभिक न्यायालय जो होता है ना, दोबारा समझो तुम भाई, दोबारा समझो। आरंभिक या प्रारंभिक का मतलब क्या होता है कि आरंभ, आरंभिक मतलब आरंभ करना, यानी शुरुआत करना, या प्रारंभ करना, शुरुआत करना, एक ही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट के वो मामले जिनकी शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट से होती है, ऐसे मामले जिनकी, जिनकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होती है, सर इसमें कौन कौन से मामले होते हैं? इसमें प्यारे बच्चों एकल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी होते हैं और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी होते हैं। पहले लिखो एकल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, पहले लिखो आप एकल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या आरंभिक एक ही है ना, प्रारंभिक या आरंभिक, प्रारंभिक ही लिख लो तुम, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के, एकल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्षेत्राधिकार। लो जी साहब, अगर मैं आप लोगों से बताऊं, अगर मैं आप लोगों से बताऊं कि एकल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है, एकल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें कौन कौन से मामले आते हैं? कि ऐसे मामले जिसमें सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय में हो। ठीक है साहब, ऐसे मामले, ऐसे मामले, ऐसे मामले जिनमें, जिनमें सुनवाई का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय में हो, केवल सर्वोच्च न्यायालय में हो।
केवल सर्वोच्च न्यायालय में हो। लो जी साहब, है ना भाई, केवल सर्वोच्च न्यायालय में हो। सर ऐसे कौन कौन से मामले आते हैं जिनकी सुनवाई जो होती है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय में होती है? हर ऐसे कौन कौन से मामले होते हैं जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में आती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं पहला लिखूं इसमें कि भैया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है, उसकी डायरेक्ट सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होती है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, निर्वाचन संबंधी जो विवाद होते हैं वो कहां पर होते हैं? उनका जो निपटारा होता है या उनकी जो सुनवाई होती है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, पहला। दूसरा, संघ व राज्य के मध्य, संघ मतलब केंद्र सरकार व राज्य सरकार, ऐसे लिख लो, केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्य, जैसे मान लो मोदी सरकार और बदलाव सरकार के बीच में टक्कर हो गई, केंद्र व राज्य, तथा राज्यों के बीच में, केंद्र व राज्य लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना, एक राज्य या बहुत सारे राज्यों, केंद्र व राज्यों तथा राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य विवाद है, राज्यों के मध्य विवाद। कैसे? देखो मैं बताऊं आपको, दो चीजें सुनना यहाँ पे, है ना दो चीजें सुनना। पहला तो मैंने बोला कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद हो, उनकी सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी और कहीं पर नहीं की जाएगी। दूसरा मैंने बोला केंद्र व राज्य, यानी मोदी सरकार और ममता बनर्जी के बीच में कोई भी लड़ाई होती है तो उसकी सुनवाई सीधा सुप्रीम कोर्ट करेगा, पहली चीज। या मोदी सरकार, ममता बनर्जी और प्यारे बच्चों अशोक गहलोत सरकार, राजस्थान में, चलो राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार है, और कोई कांग्रेस शासित सरकार दूसरा मान लो, कोई भी राज्य मान लो भाई, कोई भी राज्य मान लो, वहां पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसकी सुनवाई सीधी सुप्रीम कोर्ट में होती है। या दो राज्यों के आपस में लड़ाई हो गई, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में लड़ाई हो गई, जिसे चली रही है लंबे समय से यमुना नदी के पानी को लेकर के, तो हरियाणा और राजस्थान सरकार के मध्य इस लड़ाई का निपटारा के लिए मेरे प्यारे बच्चों जो समझौता होगा वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य हो मामला, मान लो हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सबके बीच में कोई लड़ाई हो, कौन निपटाएगा? सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा। ये आता है दोस्तों इसका एकल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है प्यारे डियर। दूसरा आता है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा आता है दूसरा? दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। लो जी साहब, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे मामले जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी उनकी सुनवाई होती है प्यारे बच्चों। केंद्र और केंद्र के मध्य विवाद कैसे होगा बेटा? मोदी जी आपस में किससे लड़ेंगे? वो तो है, मोदी जी आपस में अकेले भीत में ऐसे बच्चे थोड़ा ना लगाएंगे, है समझ भाई। विवाद किन के बीच में होता है? दो लोगों के बीच में होता है ना। जैसे सुमन तुम हो, अब तुम्हारे छोटी बहन या बड़ी बहन के मध्य लड़ाई होगी, या तुम्हारे भैया के बीच में लड़ाई होगी, या तुम्हारे पड़ोसन के बीच में लड़ाई होगी। ऐसा थोड़ी तुम अकेले आपस में लड़ लोगे, अकेले भीत के मुक्का मारोगे, ऐसे करोगे, है ना अकेले में तो बेटा लड़ाई हो ही नहीं पाएगी। अकेले किससे लड़ेंगे? ठीक है ना, तो ध्यान रखना अकेले में नहीं होती है। अब समीपवर्ती प्रारंभिक के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों ऐसे मामले जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में साथ होती है, दोनों में हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों। कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती हो, ठीक है ना। कि भैया कुछ मामले ऐसे भी होते हैं
जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होती है और हाई कोर्ट में भी होती है। बताओ देखिए ऐसे कौन कौन सा मामला है। जैसे मूल अधिकार, जैसे मूल अधिकार, मूल अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी मूल अधिकारों का यदि हमें हनन होता है ना अमित तिवारी, बहुत बढ़िया बेटा, यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो मेरे प्यारे दोस्त हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। या हमें हमारे संविधान की व्याख्या करनी हो, या मेरे प्यारे बच्चों संविधान की व्याख्या करनी हो, एक्सप्लेन करना हो, डिफाइन करना हो, संविधान की व्याख्या करना हो, व्याख्या करना, ऐसे मामले में भी हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। या भैया संसद व विधानमंडल द्वारा बनाया गया नियम, संसद व विधानमंडल द्वारा बनाया गया नियम, बनाया गया नियम, हमारी संसद ने कोई नियम बना दिया या हमारे हाई कोर्ट विधानमंडल ने कोई नियम बना दिया, तो उनकी नियम या नियमों लिखो, नियमों की, नियम मतलब विधि शब्द लिखो, विधि ज्यादा अच्छा रहेगा, बनाया गया, बनाई गई विधि ऐसे लिखो, बनाई गई विधि, बनाई गई विधि की समीक्षा के लिए, समीक्षा का मतलब होता है रिव्यू करना उसका, समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं, दोनों में जा सकते हैं जी साहब। लो जी, ये बात कौन बोलता है, ये भाई साहब आर्टिकल 31 बोलता है जी, है ना। हाँ सर आपने दोनों नहीं लिखा, मैंने क्या नहीं लिखा कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों में की जाती हो। चलो भाई दो लिख दिया, न नहीं लिखा तो न लिख देंगे, बहुत बढ़िया बात है, दोनों में की जाती हो, शाबाश, भी की जा सकती है, ठीक है। तो मूल अधिकार हो गया, संविधान की व्याख्या हो गई, ये मामले आप लोगों के सामने है प्यारे डियर, जिनकी सुनवाई हम लोग दोनों जगह कर सकते हैं, ठीक है साहब, भाई ठीक है जी साहब। उसके बाद में एक चीज आता है आर्टिकल 132 जिसमें आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। मैंने गूगल पे सर्च किया, सीजीआई का कार्यकाल सबसे लंबा 2 ईयर का और सबसे छोटा 17 दिन। बेटा आपने गलत सर्च किया है सचिन, अगर सबसे लंबा 2 साल का मिला ना तो गलत मिला आपको, ठीक है। गूगल के ऊपर सबसे लंबा 6 साल का डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी थे ना, वाई बी चंद्रचूड़, वो 1978 से 1985 तक रहे थे, ठीक है। चलिएगा आ जाओ, छोड़िए उन बातों को, आगे बातें करेंगे, लिखाएंगे आपको, टेंशन मत लो भाई, लिखाएंगे। फिर लिखो आप प्यारे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल 132। हाँ जी, इस अधिकार का विवाद सुलझाने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होना जरूरी है, बिल्कुल जी साहब, धर्मांतरण जी बहुत बढ़िया साहब। धर्मांतरण, हाँ राजस्थान में धर्मांतरण कानून हो गया कि अगर किसी व्यक्ति का जबरदस्ती धर्मांतरण किया जाता है तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है प्यारे बच्चों, और समूह में करवाया जा रहा है तो 20 साल तक की सजा हो जाएगी। अब आओ अपील क्या होती है भाई, कौन बताएगा आप में से, अपील क्या होती है, कौन बताएगा अपील क्या होती है। हरे अपील क्या होती है, शोभा 3 का मतलब होता है कि बेटा हमारे संसद या विधानमंडल कोई कानून बनाती है ना तो उनका समीक्षा रिव्यू करने के लिए, जैसे तुम घर में सब्जी बना रही हो, सब्जी बनाकर एक कटोरी में डालती हो छोटी सी में, और मम्मी को देखती हो, मम्मी चेक करना दे कि मैंने सब्जी कैसी बनाई, तो मम्मी अच्छे ठंडी करके चम्मच से चेक करती है, हाँ बेटा ठीक है लेकिन थोड़ा सा नमक कम है ना। मम्मी का तो काम कमी निकालना ही होता है भाई, कोई भी हो कमी तो हर चीज में निकालना ही है, जिसका काम ही कमी निकालना हो तो कमी निकालेगा ही। तो मम्मी क्या कर रही है आपकी सब्जी का रिव्यू कर रही है, समीक्षा कर रही है। वैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ना, वो हमारी सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून है उनकी समीक्षा करता है। दैट्स क्लियर, ठीक है जी।
अब आर्टिकल 132 देखो, यहाँ पे आता है अपील करना। अपील क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रिक्वेस्ट नहीं होता। एक दोस्त बोला टीनू बालिका कि सर रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट नहीं होता है बेटा। अपील का मतलब होता है कि आप नीचे वाली चीज से संतुष्ट नहीं हो तो ऊपर बताना। जैसे मैं एक अमूमन हर क्लास में एक एग्जांपल देता हूँ कि एक 5 साल का बच्चा है जिसका नाम है, बच्चा ही लिख लो तुम लोग, सोनू लिख लो, है ना, सोनू है। सोनू की जो एज है वो 10 साल, लिख लो, 5 का थोड़ा छोटा हो जाएगा, 10 ईयर इसकी एज है। अब ये स्कूल में जाता है ना। तो स्कूल में कोई एक दोस्त है जिसका नाम अक्स है, उसने भाई साहब सोनी सोनू सोनी लिख दिया क्या? लिख दो सोनू, लिख दो तुम। सोनू की पिटाई कर दी बेचारे की। खेल रहे थे आपस में, 2 4 थप्पड़ मार दिए सोनू के। मारने वाला थोड़ा बड़ा था, सोनू छोटा था बेचारा। रोता रोता वहां घर आया। आकर के सोनू ने अपने बड़े भाई को बोला, अपने बड़े भाई के पास शिकायत की कि भैया, जो अक्ष नाम का लड़का है उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, मेरी बेइज्जती की, 2 3 थप्पड़ मारे मेरे। रोया मैं। भाई अगले दिन स्कूल में गया और अक्ष को बोला, ए, मेरे भाई की तरफ दोबारा अगर अंगुली उठाई, आंख भी उठा करके देखे ना, तो थप्पड़ ही थप्पड़ मारूंगा, पिटाई कर दूंगा। डांट करके आ गया। अब सोनू सोचता है यार मैंने सबके सामने थप्पड़ खाई है, तुम्हारी डांट से क्या हो जाएगा। सोनू बड़े भाई की डांट से संतुष्ट नहीं हुआ, तो सोनू ने फिर भाई साहब शिकायत की बड़े भाई के बाद में की बड़ी बहन के पास। बड़ी बहन के पास। बड़ी बहन अगले दिन स्कूल में गई और बुलाया, इधर आ। सबके सामने डांटा लताड़ा उसको कि मेरे भाई की तरफ अगर दोबारा आंख उठाने की कोशिश की तो पीट पीट करके एकदम मुर्गा बना दूंगा तुम्हारे। लेकिन सोनू को तो मजा तभी है जब मौका पड़े, क्योंकि सोनू ने सबके सामने खाए। भाई सबके सामने खाए, अब जिसके जूते पड़े वो ये भी तो चाहता नहीं कि सामने वाले के भी जूते पड़े। अब वो आपने एक देखा नहीं कि 2 लोग थे, वो बाइक पे जा रहे थे, हेलमेट दोनों के पास नहीं था, पुलिस ने रुकाया, बात में थोड़ा आर्गुमेंट हो गया तो आगे वाले के एक थप्पड़ मार दिया जो चला रहा था। अब पीछे वाले ने बोला कि साहब तुम चालान 500 का नहीं 1000 का काटो, लेकिन एक थप्पड़ पीछे वाले की भी मारो, वरना ये वहां जाकर के मेरी बेइज्जती करेगा। तो प्यारे बच्चों, बड़ी बहन की बात से भी सोनू है वो संतुष्ट नहीं हुआ कि नहीं दीदी ऐसे नहीं होगा। सोनू ने फिर शिकायत की पापा से कि पापा, अक्ष नाम का लड़का जो है इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे पिटाई की, मेरे सबके सामने बेइज्जती की। पापा गए स्कूल के अंतर्गत घसीट कर लाए, प्रिंसिपल के सामने लाए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ऐसे बदतमीजी करने की, कैसे पिटा तुमने, ऐसे वैसे। पापा 15 20 मिनट सुना करके आ गए, लेकिन थप्पड़ नहीं पड़ी। और सोनू चाहे कि उसकी पिटाई हो, लेकिन सोनू अभी भी संतुष्ट नहीं है। सोनू ने मम्मा को बोला, मम्मी को बोला, माँ को बोला, माँ तो माँ होती है भाई। माँ तो जब अपने बेटे के, वही छोटे वाले बेटा सबसे लाडला होता है, मैं घर में सबसे छोटा हूं, मैं समझ सकता हूँ। और माँ को बोला कि माँ, रोता रोता गया, मम्मी मुझे ना शाम का लड़का उसने पीटा, मैंने पापा को बोला, मैंने मम्मी को बोला, कुछ नहीं सुना मेरा। मम्मी का एक चढ़ा और एक उतरा। मम्मी गई स्कूल में, पकड़ा अक्स को और 3 4 भैंसा बख्श के थप्पड़ लगाई वहां सबके सामने। अच्छा डाटा। सोनू बोला हाँ अब दिल को सुकून पहुंच रहा है, मजा आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफिस में लेके गई, प्रिंसिपल को डांटा कि तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है, ये बड़े बच्चे छोटे बच्चों को क्यों डांट रहे, भाई क्यों डांट रहे, क्यों पिटाई हो रही है, अगली बार अगर ऐसे होगा तो पूरा तुम्हारी टीसी कटवा दूंगी, तुम्हें घर भेज दूंगी। सोनू बोला हाँ अब दिल को शांत बनाइए, अब दिल को ठंडक पहुंची है। ये क्या किया सोनू ने, पहले बड़े भाई को बोला, बड़े भाई से संतुष्ट नहीं हुआ तो बड़ी बहन के पास इसने अपील की, ठीक है। फिर बड़ी बहन से संतुष्ट नहीं हुआ, फिर पापा के पास इसने अपील की, पापा से संतुष्ट नहीं हुआ, फिर माँ के पास इसने अपील की मेरे प्यारे बच्चों, और तब जाकर के ये संतुष्ट हुआ। अपील का मतलब होता है कि नीचे वाले न्यायालय के द्वारा दी गई न्याय से आप संतुष्ट नहीं हो तो हाई कोर्ट में अपील करो, हाई कोर्ट द्वारा दी गई न्याय से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बार दी गई न्याय से आप संतुष्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में आप अपील कर सकते हो प्यारे बच्चों, विद इन 13 डेज के अंतर्गत। अब बताओ तुम अपील का मामला समझ गए, अपील का मतलब समझ गए, कोई दोबारा नहीं पूछेगा कि अपील क्या होती है। सुमन, सौरभ, शाकरा, घनश्याम जी हाँ जब तक सामने वाले के थप्पड़ नहीं पड़े तब तक बेटा सोनू परेशान ही था।
तो आर्टिकल 132 के तहत मेरे प्यारे बच्चों हाईकोर्ट में चल रहे किसी भी संवैधानिक मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। लिख लो, आर्टिकल 132 के तहत, है ना, आर्टिकल 132 के तहत हाईकोर्ट में चल रहे किसी भी संवैधानिक मामले, किसी भी संवैधानिक मामले की अपील, जो है, मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय या एससी लिख सकते हो, एससी में की जा सकती है, लो जी भैया, ये होती है अपील, है ना, ये होती है अपील मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन, है ना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक आर्टिकल 134 ए और आता है। 134 ए बोलता है कि साहब हाई कोर्ट को यह बताना होगा कि इस मामले के अंतर्गत संविधान की व्याख्या का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट में संतुष्ट ना हो तो डबल बेंच में, मैंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट में ही आप अपील कर सकते हो विद इन 30 डेज के अंतर्गत, है ना, विद इन 30 मतलब 30 दिन के भीतर भीतर, भाई 30 दिन के भीतर भीतर सर्वोच्च न्यायालय में फिर से अपील की जा सकती है जो मामला डबल बेंच में जाता है। उसके लिए एक जज और एक वकील का समर्थन होना जरूरी है प्यारे डियर, ये क्लियर है। कोई भी संवैधानिक मामला हो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। दूसरी बात, लेकिन हाई कोर्ट को आर्टिकल 134 एक के तहत एक प्रमाण पत्र जारी करना होगा जिसमें यह बताएगा कि भाई साहब इस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला जुड़ा हुआ है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आर्टिकल 133 के बारे में। अब लिखो आप नहीं भाई, लिखो सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी अधिकार, लो जी भैया, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी अधिकार मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, दीवानी को हम सिविल अधिकार भी लिख सकते हैं, है ना, इनको हम लोग सिविल राइट्स भी लिख सकते हैं, सिविल राइट, इंग्लिश में लिख लो सिविल राइट्स भी लिख सकते हैं। अब मुझे ये थोड़ा ना बताना पड़ेगा कि सिविल राइट्स क्या होता है, ये तो मैंने बता रखा आप लोगों को। आर्टिकल 44 याद आ रहा है कुछ, हरे आर्टिकल 44 याद आ रहा है, लेकिन फिर बताएंगे आप लोगों को कि भैया कोई विवाह है, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति आदि मामले सिविल मामले न्यायालय में आते हैं। और इसका आर्टिकल तो लिख लो, ये आर्टिकल 133 में आ जाएगा। आर्टिकल 133 में मैं फिर बता रहा हूं बेटा, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है, आपराधिक क्षेत्राधिकार, दीवानी क्षेत्राधिकार, है ना, आरंभिक क्षेत्राधिकार, ये सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, भाई सीधे क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। तो इसमें लिखिएगा आप लोग विवाह, है ना, विवाह, जानते हो विवाह क्या होता है? जिनका हो गया वो जानते हैं, नहीं हो गया वो दूसरों के में तो गए हैं, ठीक है ना। विवाह है तलाक एवं उत्तराधिकारी, तलाक एवं उत्तराधिकारी लो जी साहब, हमने बोला विवाह, तलाक एवं उत्तराधिकारी या संपत्ति संबंधी मामले, या संपत्ति संबंधी मामले सिविल अधिकार में आते हैं। लो जी भैया, सिविल अधिकार में आते हैं जी साहब। ये सर्वोच्च न्यायालय के पास इनका भी राइट्स है। अगर किसी का कोई तलाक हो जाए, भाई किसी का कोई तलाक हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, उस मामले में पुराने जमाने के अंतर्गत एक मामला था, था उसमें, है ना, या मैं मूल संविधान में लिखूं कि मूल संविधान में एक प्रावधान किया गया था कि 20,000 से अधिक की जो संपत्ति होगी ना, वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, मामले होंगे। लेकिन 30वां संविधान संशोधन 1972 में हमने उस राशि को समाप्त कर दिया प्यारे बच्चों। लिखो
मूल संविधान में प्रावधान था, मूल संविधान में प्रावधान था कि 20,000 से अधिक संपत्ति का 20,000 से अधिक संपत्ति का मामला या मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी, लेकिन 30वां संविधान संशोधन 1972 1972 क्या 1972 में इस राशि की लिमिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, या सीमा लिखेंगे ना, इस राशि की निर्धारित सीमा को हटा दिया, ऐसे लिख लो आप लोग, निर्धारित सीमा को हटा दी। लो जी साहब, ये आपको ध्यान रखना है ना भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक चीज का ध्यान रखना, आर्टिकल 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अंतिम अपील करने का अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में एक बार अपील है, वो अंतिम राइट है इन मामलों के अंतर्गत प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ सर जी, मेरा होने वाला है, और डाइवोर्स क्योंकि मेरी छोटी सी 30 शादी 35 साल के से, और मैं भी 22 साल की हूँ। हाँ जी सर, आर्टिकल 133 दोबारा बताओ, देख रही तू सुन, आर्टिकल 133 कहीं बोला है, अपने भाषा में तन बताओ ना। 133 बोला कि सिविल मामला का मायने सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, सिविल मामलों कहीं हुए कि कोई को ब्याह जाए, पदबिन तलाक चाहे जाए, है ना, तो वो सिविल मामलो हो, या कोई मान चाल के संपत्ति को मामलो है, रोकड़ कि पिताजी की संपत्ति ज्यादा है और पिताजी भैया है मारती बेटी को दी, या बेटी ने दी बेटा ने दी, या दोनों बहन की हिसाब से बंटवारा होना चाहिए, तो बात जी की चीजें है ना, बस सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत और बात दीवानी मामला के अंतर्गत आवे, ठीक है ना। आर्टिकल 44 में थाने एक बात बताई कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू को नहीं, क्यों को नहीं, क्योंकि भारत में दीवानी अधिकार है ना, अलग अलग है, अलग अलग मतलब धर्म का आधार पर है, मुस्लिम धर्म ने अलग है, हिंदू धर्म सिख जैन ईसाई बौद्ध पारसी को अलग है। और क्रिमिनल जब आप आगे लिखा आर्टिकल 134 में आगे लिखो आप आपराधिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का आपराधिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का आपराधिक क्षेत्राधिकार, आपराधिक क्षेत्राधिकार, आपराधिक क्षेत्राधिकार, यह आर्टिकल 134 में आता है, आर्टिकल 134 में आता है। अब आपराधिक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपराधिक में मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन सी चीजें आती है, तो लिख लो चोरी, लूटपाट, बलात्कार, हत्या आदि मामले आपराधिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, आपराधिक का एक नाम और है, आपराधिक, या इसको एक नाम और लिख लो, फिर आपको मान लो वो दे दिया जाए फौजदारी, है ना, आप फौजदारी, आपराधिक का एक नाम और है फौजदारी, मामलों के अंतर्गत आते हैं, फौजदारी मामलों के अंतर्गत आते हैं, लो जी साहब, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, आपराधिक को हम लोग फौजदारी भी कहते हैं, है ना, फौजदारी भी कहते हैं, और इंग्लिश में इनका नाम है क्रिमिनल, मेरे प्यारे बच्चों, क्रिमिनल राइट्स, ठीक है भाई, क्रिमिनल राइट्स मेरे प्यारे डियर। अब इनमें सर आपको एक बात बताओ, आप बोल रहे हो
कि भाई ये सब इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो क्या सर किसी भी मामले की कोई चोरी लूटपाट हत्या हुई है सबको सुप्रीम कोर्ट अपने पास डायरेक्ट मंगा लेगा क्या? नहीं, यहां थोड़ी सी एक शर्त है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आर्टिकल 120 134 के अंतर्गत बोला है कि भैया क्रिमिनल मामलों से संबंधित हमारी अपील करने का जो अंतिम राइट्स है हमें वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसकी दो शर्तें हैं निम्न आधार के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, या इसकी दो शर्तें लिख लो आप लोग कि कौन कौन सी शर्तों के ऊपर इन मामलों में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। दो नहीं तीन आएगी मेरे हिसाब से, है ना। शर्तें लिख लो आप, दो तीन मत लिखो, शर्तें लिख लो मेरे प्यारे बच्चों कि साहब इनकी कुछ शर्तें हैं। तो आप बोलोगे साहब कौन कौन सी शर्तें हैं? तो पहली शर्त तो यह है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि लोअर कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया, कि मान के चलो कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है जो लोअर कोर्ट होता है, या लोअर कोर्ट बोलते हैं इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, इसने ए व्यक्ति ने क्या किया, किसी की हत्या कर दी, लेकिन लेकिन इस लोअर कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। इनके घर वालों ने इसकी अपील की हाई कोर्ट के अंतर्गत, हाई कोर्ट ने मेरे प्यारे बच्चों इसको मृत्युदंड दे दिया, है ना। हाई कोर्ट ने इसको मेरे प्यारे बच्चों मृत्युदंड दे दिया, तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है कि नीचे वाले कोर्ट ने किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया और हाई कोर्ट ने मेरे प्यारे बच्चों निर्णय बदलकर उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो। दूसरा, यदि कोई मामला जो लोअर कोर्ट में चल रहा हो और उस मामले को, चलते हुए मामले को लोअर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, हाई कोर्ट अपने पास मंगवा करके उसमें मृत्युदंड दे दिया हो, तब सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है या सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों कि हाई कोर्ट यह प्रमाण पत्र जारी कर दे कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। और एक चीज का ध्यान रखना, मृत्युदंड से संबंधित कोई भी मामला हो सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुलाता ही बुलाता है वो, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों लिखो इसके अंतर्गत आप लोग, है ना। लिखो पहली शर्त, लिखो भैया कि पहली शर्त लिखो इसके अंतर्गत कि यदि लोअर कोर्ट द्वारा या निचली अदालत द्वारा, यदि निचली अदालत द्वारा, निचली अदालत अदालत द्वारा किसी को दोष मुक्त कर दिया जाए, है ना। यदि निचली अदालत द्वारा किसी को दोष मुक्त कर दिया जाए और हाई कोर्ट द्वारा उसे मृत्युदंड दे दिया हो तब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है ना भाई, तब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। दूसरा, यदि कोई मामला निचली अदालत में चल रहा हो, और हाई कोर्ट उसे, मतलब फैसला नहीं आया उस पे, है ना, फैसला नहीं आया है, हाई कोर्ट उसे अपने पास मंगवाकर मृत्युदंड दिया हो, मृत्युदंड दे दिया हो। लो जी साहब, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दे दिया हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, दे दिया हो, ठीक है। और तीसरा लिख लो मेरे प्यारे बच्चों कि हाई कोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र जारी करके, हाई कोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र जारी करके, मतलब अपना हाई कोर्ट है उसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी करके, है ना, या जारी करके बोला जाए कि भाई उपयुक्त मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, है ना। प्रमाण पत्र जारी करके बोला जाए कि इस मामले की सुनवाई
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट लायक है, या ये मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के लायक है, ऐसे लिख लो आप, के लायक है। ये लो साहब, ये 3 शर्तें होनी चाहिए, तभी मेरे प्यारे बच्चों, तभी मेरे प्यारे बच्चों हम सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आपराधिक मामलों में जा सकते हैं। लो जी भैया, ये आर्टिकल 134 मेरे प्यारे डियर, और एक नोट लगा करके लिख लो कि सामान्यतः मृत्युदंड के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट मामले को अपने पास मंगवाता है, अगर हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी निर्णय दिया गया हो कि सामान्यतः मृत्युदंड के मामले को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवाता है। लो जी साहब, है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने पास खुद भी मंगवा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, मृत्युदंड से संबंधित कोई भी मामला हो। हाँ, प्रमाण पत्र 134 ए के तहत जारी किया जाता है ना। प्रमाण पत्र जो है वो आर्टिकल 134 ए के तहत जारी किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। लिख सकते हैं हम लोग, प्रमाण पत्र आर्टिकल 134 ए के तहत जारी किया जाता है, ठीक है। हाँ जी साहब, कुलदीप, अमित, राम सिंह, बताओ यहां तक मामला बढ़िया एकदम, मजा आ रहा है आप लोगों को, है मजा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अरे बताओ, देखे भाई मजा आ रहा है आप सब लोगों को यहां तक तो? ठीक है। यह आर्टिकल 134 हो गया। 135 बोलता है कि संघीय न्यायालय की शक्तियां अब सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत होगी, क्योंकि संघीय न्यायालय है वो समाप्त हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, उतना याद रखना है आप लोगों को, है ना। आर्टिकल 135 के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 135 की संघीय न्यायालय की शक्तियां, जो 1937 में बना था, वो संघीय न्यायालय की शक्तियां, अब सर्वोच्च न्यायालय में होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना ही ध्यान रखना है। संघीय न्यायालय कौन सा, आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी, कलकत्ता के अंतर्गत, जहां 4 जज हुआ करते थे, है ना। एलिजा एम्पे मुख्य जज थे। फिर 1937 के अंतर्गत प्यारे बच्चों दिल्ली के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना की। क्यों? क्योंकि उसमें अपील करने के लिए हम लोगों को लंदन जाना पड़ता था, और अब हम लोगों ने बोल दिया कि साहब अब संघीय न्यायालय की जगह है, वो हमारा काम कौन करेगा? वो काम करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है साहब, ठीक है ना। हाँ, आर्टिकल 136 है, वो बहुत इजी सा आता है। आर्टिकल 136 बोलता है विशेष अनुमति। क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों? विशेष अनुमति याचिका, ऐसे लिख लो आप लोग, विशेष अनुमति याचिका, विशेष अनुमति याचिका, अनुमति याचिका। ये विशेष अनुमति याचिका जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये कब जारी की जाती है? ये विशेष अनुमति है, ये कब जारी की जाती है मेरे प्यारे बच्चों? जब मामला मार्शल कोर्ट का हो या सैन्य न्यायालय से संबंधित हो। जब मामला मार्शल लॉ का हो, मार्शल लॉ का हो प्यारे बच्चों, है ना। मार्शल लॉ जानते हो ना, सैन्य कानून, ऐसी कंडीशन के अंतर्गत विशेष अनुमति ली जाती है सुप्रीम कोर्ट से प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया उपेंद्र, शाबाश प्यारे डियर। उपेंद्र आज नाम मुझे लग रहा है आपका मैंने पहली बार लिया, आज आपने कमेंट आज पहली बार किया है? अरे उपेंद्र भैया, आज एलजी रहा है कि एलएलबी की क्लास ले रहे थे। अच्छा, आज ऐसा लग रहा है कि एलएलबी की क्लास ले रहे हो। हाँ देखो, एक तो हम आर्टिकल 20 पढ़ते हैं, आर्टिकल 19, 20, 21, 22, एक तो ये 4 आर्टिकल पढ़ते हैं ना, स्वतंत्रता का अधिकार वाला, जब हमें वकील की सी फीलिंग आती है कि आई एम द वकील, आई एम द एडवोकेट। एक यहाँ पे प्यारे डियर, है ना, एक यहाँ पे है। अब आर्टिकल 137 है, उसके बारे में आपसे बातें कल करेंगे, जिसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों जुडिकल रिव्यू का उल्लेख किया गया है ना। तो अब एक बार मुझे आप फटाफट से बता दो कि आज जो हमने पढ़ा
वो ऊपर से तो नहीं गया। देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा लेवल टप लेकर के चल रहे हैं हम लोग। कहीं तुम लोग सोचोगे कि मैं ऊपर ऊपर से आप लोगों को काम करवा दूं, वो अपने बस की बात है नहीं ऊपर ऊपर से आपको पढ़ाना। फैक्ट आप लोगों के जब आते हैं, जैसे कल में फैक्ट है, कल मैं भी लिख के ले आऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वाधिक कार्यकाल वाला जज, न्यूनतम कार्यकाल वाला जज, ऐसा जज जिसपे कोई महाभियोग लाया गया हो क्या, कभी इस पे प्रयास किया गया हो क्या, है ना, कोई जज जो राज्यसभा का सदस्य बना है, कोई जज ये बना है, कोई जज वो बना है। तो फैक्ट जो होते हैं वो मैं भी लिख के ले आऊंगा, लेकिन रटने वो नहीं है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप लोगों को प्यारे डियर, है ना भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है दोस्तों। बताओ शोभा, अमित, राज्य को गोमूत्र राज्य कहते हैं तो संसद में उसका रिकॉर्ड रहता है। यार ये ऐसी फालतू की चीज बातें नहीं होती, ये राजनीतिक बातें होती है ना। देखो संसद में जो बात बोली जाती है वो हर बात रिकॉर्ड होती है, वो हर बात रिकॉर्ड होती है। अच्छा उपेंद्र कल भी नाम लिया था क्या? बताओ सर, हमारे हिमांशु भैया आकर के बोले कि सर आपकी इंस्टा आईडी बताओ। हिमांशु, मुझे इंस्टाग्राम चलाना ही नहीं आता यार। सपना, आर्टिकल 136 विशेष अनुमति की मांग करता है। अगर कोई सेना, चलो आपके ऊपर तो नहीं लगेगा, लेकिन कोई सेना का जवान होता है ना, कोई सेना का जवान होता है, कई बार वो सेना के अंतर्गत वो कुछ कानूनी उल्लंघन कर देता है, तो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल आया जाता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ सैन्य कानून अलग, सेना के कुछ कानून अलग होते हैं, वहाँ फंडामेंटल राइट्स वगैरह नहीं मिलते हैं दोस्तों। आप मेरा नाम नहीं लेते, वाह भाई शमशेर चौधरी, नाम तुम्हारा शमशेर सिंह है, मैं नाम नहीं लूंगा भाई। हाँ शमशेर ऐसे थोड़ा ना है। कहाँ से हो शमशेर भाई आप? हिमांशु सेनिया के सर झूठ मत बोल, अरे मैं चलाता हूँ लेकिन चलाना नहीं आता, मैं थोड़ी बहुत आज भेज दूंगा तुम्हारे पास, है ना। हाँ मंजीत नहीं रणजीत, टीनू, मंजीत नहीं रणजीत, है ना। हाँ दुष्यंत सिंह, पेड टेस्ट आएगा या नहीं, मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा अब आएगा पेड टेस्ट आप लोगों का, फिर भी एक बार संदीप सर से आप संपर्क कर सकते हैं, जैसे भी गुरुजी बोलेंगे तो है। और बताओ, तुम पढ़ाई तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? समय आ गया, नवंबर देखो कैसे जा रहा है, एक एक दिन कैसे जा रहा है पता ही नहीं चलेगा। आज 6 तारीख हो गई है ना भाई, आज 6 तारीख हो गई बेटा, पता नहीं चलेगा समय का, देखना कैसे जाएगा भाई, पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को। धौलपुर से हो, अच्छा सर हिंदी में तो सही हो गए हैं लेकिन जीएस में नहीं हो रहे हैं, रिवीजन करो बेटा। 9 तारीख का पेपर है एक टेलीकॉम इंस्पेक्टर का, निकाल लेना हार्ड कॉपी और मिलाना कि हम सही रास्ते चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और आप उनमें से कितने क्वेश्चन करके आ रहे हो। ठीक है, ये आर्टिकल बार बार पढ़ते हैं फिर भी मिक्स हो जाते हैं, मिक्स नहीं होते हैं दीपिका, बेटा रिवीजन करो, रेगुलर रिवीजन करो, बार बार करोगे दिमाग में छप जाएंगे। देखो आज मुझे याद कर, मैं मेरे तो मिक्स नहीं हो रहे, मुझे सब याद है, एक एक याद है, हो सकता है कोई एक आधा कोई फैक्ट वाला याद ना रहा हो। हम्म? स्कूल की फीलिंग आ रही है? चलो तो फिर चले अब, है ना, समय हो रहा है, देखो दूसरे गुरुजी भी आ चुके हैं, तो कल मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।